अगर आप पूछना चाहते हैं कि मैं किस तरह की फिल्म देखूंगा, तो आप एक ऐसी फिल्म देखेंगे जिसमें दिमाग की लड़ाई है, लेकिन दिमाग की लड़ाई के साथ साथ बहुत फिजिकल डेंजर भी है, क्योंकि ब्योमकेश इस फिल्म में अपना पहला केस लेता है और अपने पहले केस में ही ब्योमकेश को अपनी ज़िंदगी, पूरी डिटेक्टिव करियर के सबसे बड़े क्रिमिनल से मुखातिब होना पड़ा। नहीं देखिए, ये तब हुआ जब हम दोनों को पता था कि एग्जैक्टली स्क्रिप्ट क्या है और क्या वर्ल्ड में हम लोग ये शूट कर रहे हैं। तो वो एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी। ये नहीं कि शुरू से ही इन्होंने मुझे बोला कि तुम सोचो और ब्योमकेश कैसा होगा और मुझे दिखाओ। हम लोगों ने पहले स्क्रिप्ट पढ़ी, सर ने मुझे हिस्ट्री के बारे में बताया, 1943 में कलकत्ता में क्या हो रहा था, क्यों हर वो किरदार और हर वो चीज़ें स्क्रिप्ट में है जो है, तो उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो जो कैलकाटा के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। तो एक बार जब वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई तो फिर सर ने बोला कि ये एक सीन लो और तुम सोचो क्या कर सकते हो और तुम करो। फिर जब मैं एग्जॉस्ट हो जाता था और ऑप्शंस लेके आता था, तो फिर सर बताते थे कि ये चीज़ें तुम ये सोच रहे हो, ये मत सोचो, तुम ये कर रहे हो, ये मत करो। तो छाटने वाला काम कर रहे थे। जैसे एक स्क्रीनिंग होता और एक मेंस होता एग्जाम्स में, ये वो वाली बात थी। तो जब आप ऐसी बात होती है तो एक्टर को लगता है कि वो फ्री है काम करने के लिए, वो स्पॉन्टेनियसली इम्प्रोवाइज कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सर को शुरू से ही पता था कि एग्जैक्टली क्या चाहिए या किस तरफ जाना है। पहले बोल देने से वो होता नहीं, क्योंकि मुझे शायद समझ में नहीं आता। लेकिन इस ऑर्गेनिक वे में काम करने से मुझे भी लग रहा था कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम सर को भी वही मिल रहा था जो वो चाहते थे। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी ज़रूरत अभी इस चीज़ की है कि हम जो ये जेम्स बॉन्ड और ये सब देखते रहते हैं, कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो हिंदुस्तानी हो। और जब भी कोई हिंदुस्तानी डिटेक्टिव कैरेक्टर आता है, वो जेम्स बॉन्ड बनने के चक्कर में ना घर का होता है ना घाट का होता है। ठीक है, तो हमारा जो ब्योमकेश है वो शरदिंदु बैनर्जी ने अमर कृतियाँ रखी हुई हैं और वो पूरे देश में बेस्ट सेलर्स हैं। बंगाल में वो बेस्ट सेलर्स हैं और उसके बाद भारत की 12 भाषाओं में उनका अनुवाद किया गया है, उसमें वो बेस्ट सेलर्स हैं। और जो टीवी में आपने देखा था सीरियल, उसमें भी ब्योमकेश ने धोती ही पहनी हुई है। और 92 कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। 92 में हमारे देश में बहुत सी मॉडर्निज्म आ गई थी और उस वक्त 92 में भी कोई धोती नहीं पहनता था, जैसे आज भी नहीं कोई पहनता एक्चुअल आम जिंदगी में। ये जो हम लोग बेसिक डेफिनेशन सोचते हैं किसी भी टाइम को लेके, टाइम की डेफिनेशन या कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, ये बहुत सब कुछ आज के टेक्नोलॉजी पे निर्भर करता है। अगर आप कहीं और हैं और मैंने सोचा आपसे बात करनी है, तो मुझे पता है कि आप मेरे से सिर्फ 2 सेकंड दूर हैं, मैं फ़ोन उठाऊंगा और आपसे बात कर लूँगा। तो जो डेफिनेशन है डिस्टेंस की और स्पेस की और टाइम की, वो सब आज के टेक्नोलॉजी से डिफाइन होती है। उस समय ऐसा नहीं था, उस समय तो फ़ोन ही नहीं था, उस समय रेडियो था और टेलीग्राम लोग एक दूसरे को लिखते थे। तो वो किस तरीके से सोचते थे, उनका बेसिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग क्या था, आई थिंक ये सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल चीज़ जो मैं कर सकता था इस फिल्म के लिए, वो ये था कि मैं इंटरनेट पे ना जाऊँ, मैं अखबार नहीं पढूँ, मैं फ़ोन यूज़ ना करूँ। ये हमने 7-8 महीने जब तक हम प्रेप कर रहे थे और शूट कर रहे थे। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो दोनों मिलके इजिप्ट के पिरामिड के सामने डांस की संभावना कम हो जाती है, वहाँ पे आप सही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी फिल्मों में जो संभावनाएं हैं उनको पार करके ये आगे चला गया। नारी और पुरुष का आपस में मिलना, रोमांस, पैशन हर युग में होता है, चाहे वो आज से 40,000 साल पहले भी हो। ये डिपेंड करता है कि आप कहानी में उसको कैसे डाल रहे हैं, कहानी में उसकी क्या रेलेवेंस है और उसको देख के दर्शक का मज़ा आ रहा है कि नहीं। मेरा बस ये मानना है कि मैं अगर कोई भी सीन दिखाऊं, मैं दर्शक को मोबाइल फ़ोन निकाल के घर फ़ोन करने का टाइम नहीं दूं। बस मैंने कई बार देखा है, कितने भी बड़े बड़े गाने होते हैं, मैं हॉल में जाके देखे हैं, जैसे ही वो गाने चालू होते हैं मोबाइल फ़ोन निकल जाते हैं। तो मेरे को नहीं चाहिए। तो मैंने वो संभावना, उन संभावनाओं को दूर रख के दूसरी संभावनाओं को डाला है फिल्म में, ताकि लोगों को एकदम स्क्रीन से आंख हटाने का मौका नहीं मिले। होपफुली सुशांत और स्वस्तिका एक दूसरे को बतौर एक्टर जानते हैं और वो सेट पे ही पहली बार मिले और सेट पे ही उन्होंने रिहर्सल किए, लेकिन जो केमिस्ट्री उनकी स्क्रीन पे आ रही है वो मैंने बहुत दिन तक किसी फिल्म में नहीं देखी।
और उस केमिस्ट्री के पीछे एक डार्कनेस भी है, क्योंकि इस फिल्म में जैसे आपने कहा संभावना ये होती है कि हम सब ऊपर से उजले नजर आते हैं, लेकिन हमारे अंदर अंधेरे की एक थोड़ा सा, हर एक के अंदर थोड़ा थोड़ा होता है, देयर इज अ सेंस, देयर इज डार्कनेस इन अस। तो स्वस्तिका और सुशांत, ब्योमकेश और स्वस्तिका के कैरेक्टर के बीच का जो रिलेशन है उसमें एक बहुत ही डार्कनेस है, एक मतलब थोड़ा सा आपको अनसेटल कर देती है, थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल कर देती है कि ये जो हो रहा है इसमें कुछ राज है। तो वो चीज़ बहुत मतलब बाहर निकल के आई है। और वो जो मैंने स्वस्तिका को बोला था कि आप किस करिए, वो भी इसी मूड में बोला था कि अभी इस वक्त ब्योमकेश बहुत तैयार और कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और उनको हिला देना है। तो स्वस्तिका ने कहा ठीक है, ऐसे हिलाते हैं। जो मेरी डेफिनेशन है एक्टिंग की, जो सबसे पहले आपको अपने आप से दूर होना पड़ता है, दैट्स द मोस्ट ट्विस्टेड, कॉम्प्लिकेटेड थिंग एंड द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। आपको जिस तरीके से आप नॉर्मल सोचते हैं वो ऐसा नहीं होना होता है, वो क्लीन स्लेट करने की कोशिश करनी पड़ती है। उसके बाद आप उस पर कुछ भी लिखें जो कि आपका कैरेक्टर का इंटरप्रिटेशन, तो उसके बाद आप उस पर ईशान लिख दें या फिर ब्योमकेश लिख दें, सबका अपना अपना रिसर्च होता है, अपना अपना काम होता है। लेकिन वो जो सबसे पहला स्टेप होता है जिसमें आप बोलते हैं कि चलो एक और किरदार को करते हैं और अपने आप को थोड़ा दूर करते हैं, ये सबसे टफ होता है। मेरे बहुत हैं, मुझे करमचंद भी बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और एक तहकीकात करके आता था जिसमें विजय आनंद ने बनाया था, वो भी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन करमचंद मेरे बहुत फेवरेट है, वो जेन्युइन एक बड़ी मजेदार चीज है। एक 1940s-50s के दौरान शर्लॉक होम्स जो वो बनी थी सीरीज फिल्म्स की ना, हाँ, वो सारी, वो भी मेरी बहुत फेवरेट। 2014 में दो ब्योमकेश बख्शी आई हैं, एक ऋतु पर्णा घोष की ब्योमकेश आई है और जिसमें सुजॉय घोष बने हैं ब्योमकेश, और एक अंजन दत्तो की ब्योमकेश आई है जिसमें आबिर मुखर्जी बने हैं ब्योमकेश। तो वो पूरा ट्रेडिशन है अभी, और अभी बंगाल में एक के बाद एक ब्योमकेश बनती जा रही है। इन सब से काफ़ी अलग है, लेकिन क्योंकि ब्योमकेश किरदार वही है, कहानियाँ भी वही हैं, तो कहीं ना कहीं एक मेल है। लेकिन डायरेक्टर जब एक कहानी का कोई नया एक रूपांतर करता है, उसमें उसका अपना इंटरप्रिटेशन होता है, और इसमें मेरा इंटरप्रिटेशन है। जिस ब्योमकेश को मैं 12-13 साल से शरदिंदु बैनर्जी की किताबों के थ्रू जानता हूँ, जिस ब्योमकेश की कहानी और एडवेंचर्स मेरे दिमाग में जुनून की तरह सवार हो गए, ये उसकी इंटरप्रिटेशन है। देश विदेश की वीडियो देखने के लिए सबसे पहले पंजाब केसरी ऐप डाउनलोड करें। अपने एंड्रॉयड फोन के प्ले स्टोर में जाकर उसके सर्च टूल में पंजाब केसरी टाइप करें और पंजाब केसरी ऐप पर क्लिक करें। उसके बाद इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करें। पंजाब केसरी ऐप आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी। पंजाब केसरी ऐप पर टीवी के बने लोगो पर क्लिक करके आप वीडियो का आनंद भी उठा सकते हैं।